हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ऑर्बिट 360 यूट्यूब चैनल पे। मैं आज लेकर आया हूँ बिहार डीएलएड एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। यह क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है या इस क्वेश्चन से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वह टॉपिक है बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, कौन सा एग्जाम है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं और इस सीरीज का ये पहला लेक्चर है। हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस। वो कहाँ के होंगे? 100 क्वेश्चंस साइंस के होंगे। ठीक है, और ये जो 100 क्वेश्चंस है उस 100 क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा हम लोग कवर करेंगे इसमें 100 क्वेश्चंस एसएसटी के। ठीक है, जहां इसमें आपको इसके सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस मैथ्स के। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस जो है हम लोग लॉजिकल एंड रीजनिंग के। ठीक है, लॉजिकल एंड रीजनिंग के, और ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी 2 से 3 दिनों के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है ना? पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख्य रूप से मेनली पूछ रहा है। देखिए, मुख्य रूप से जब बात आएगी तो ये है आपका लीवर। ठीक है, जहाँ पे आपको पाचन से रिलेटेड जो है मुख्य पाचन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? ये मेनली ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और जब हमारे शरीर को बाद में ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर यही ग्लाइकोजन क्या है? एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। दूसरा है बड़ी आंत। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे? मुख्य रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो हिस्सा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो ऑर्गन है, पार्ट है, जहाँ पे क्या है आपका वो भोजन जो है वो मुख्य रूप से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? जो हमारा ब्लड है उस ब्लड का कलर जो है वो रेड है, और वो रेड कलर क्यों है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, रेड कलर होने के जो मुख्य कारण है वह है हीमोग्लोबिन। क्या कौन है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन सिर्फ ब्लड को रेड ही नहीं करता है, साथ ही साथ जब यह हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो यह बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? यह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ से? जब ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं सांस के फॉर्म में, तो उस दौरान यह ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए उसके स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वियोली तक पहुंचता है, और वहां पे डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन से जो है वो क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना। ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करके हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंच जाता है। कोशिका के जहां भी कोशिका है वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन।
किससे कंबाइन होकर के, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या कंपाउंड बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है, तो इसका आंसर आपका क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट आपसे पूछ रहा है ना। तो लार्जेस्ट जो ऑर्गन है हमारे शरीर में वो क्या पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गन। क्या पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक ना, ह्यूमन शरीर के अंदर में लार्जेस्ट ऑर्गन। तो आप देख लीजिए आपके पास में पहला ही ऑप्शन है लार्जेस्ट शरीर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत, मतलब कि लीवर। कौन है, लीवर। कौन है, लीवर। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, है ना। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब कि चैम्बर। कक्ष का मतलब क्या है, चैम्बर। ठीक है ना, आप लोग भी पढ़े होइएगा इसके बारे में। ठीक है, कितने कक्ष होते हैं। देखिए ह्यूमन की हृदय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, ये मानव की बात कर रहा है ना। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मानव हृदय में 4 चैम्बर्ड होता है। कितने, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें होगा, मानव के अंदर में होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझने में। ठीक है, चलिए देखिए 2 चैम्बर ऑफ हार्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें आता है, फिश के अंदर अंदर में 2 चैम्बर ऑफ हार्ट आएगा। 3 चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो फ्रॉग के अंदर में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट। उसके बाद लिजार्ड के पास 3 चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके बाद स्नेक के पास। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ टर्टल्स वगैरह जितने भी रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट सब में होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस यहाँ पे क्रोकोडाइल का है, क्योंकि क्रोकोडाइल और ह्यूमन 4 चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो कौन है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में, मानव में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, और साथ ही साथ किसमें, क्रोकोडाइल्स के अंदर में। किसमें, क्रोकोडाइल्स के अंदर में। ठीक ना, क्रोकोडाइल्स के अंदर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको समझने में। चलिए ठीक 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 है, 2 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें है, फिश के अंदर में है। 3 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल्स। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें, ह्यूमन में और क्रोकोडाइल में। ठीक ना, इसको आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर में ऑलमोस्ट सारे जो है कवर हो गए, 2, 3 एंड 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 4। ठीक है, ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे जो है वो भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, है ना। तो जो पौधे की बात होती है, प्रक्रिया की जब बात होगी तो आपको पता है कि पौधे जो जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको पता है कि इसे CO2 की जरूरत पड़ेगी, और ये कहाँ से लेगा, एयर से लेगा। कहाँ से लेगा, एयर से लेगा। इसे अगर वाटर की जरूरत पड़ती है ना, वाटर की जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वाटर जो है जिसे हम H2O कह रहे हैं वो कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा, मिट्टी से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है इसके अंदर में। ठीक ना, क्लोरोफिल जो है वो इसमें मौजूद होता है। ठीक है, क्लियर है। सनलाइट, सनलाइट ये भी नेसेसरी है। ये सब पूछा जाता है आपसे, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण, तो ये तो समझ में आ गया कि भोजन करने की प्रक्रिया पौधे में क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। लेकिन पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, आप बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, टाइम कम है। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए जब पावर हाउस की बात आएगी, ठीक है, जब पावर हाउस की बात आएगी तो पावर कौन आपको देगा, एनर्जी। पावर क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कौन देगा, एनर्जी कौन देगा, तो एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर में क्या है, ATP के फॉर्म में होता है। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी एग्जामिनेशन में तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ATP कहाँ से है, तो ATP कौन दे रहा है हमारे शरीर में, कौन स्टोर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मानव के शरीर में पावर हाउस जो है वो किसे कह रहे हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं। अगर राइबोसोम के बारे में बात होगी, है ना, तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोटीन फैक्ट्री। देख लो
पूरे सेट के अंदर में जितने ऑप्शन हैं सब में एक एक क्वेश्चन छुपे हुए हैं और सारे चीज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाएगा? प्रोटीन फैक्ट्री। गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाएगा? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स। ठीक है, मेरे साथ दोहराइएगा तो याद ही हो जाएगा चीज़, है ना? क्या है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। लाइसोम को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या कहता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक ना? ठीक है, ठीक है। कोशिका का आत्मघाती थैली। अब ट्रैफिक पुलिस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा? रोकेगा, चेक करेगा, देन ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रैफिक पुलिस भी आपको ऐसे ही करता है, आपको रोकता है। रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिस क्या कहता है? पेपर दिखाओ। पेपर आप दिखाते हैं, चेक करता है, सब कुछ ठीक है तो जाने दिया जाता है, नहीं भी ठीक है तो फाइन लेकर जाने दिया जाता है। वही चीज़ें क्या है? गोल्जी बॉडी का काम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, देखिए विटामिन डी की कमी से जो है वो क्या है? रिकेट्स होगा। क्योंकि आपको पता है विटामिन डी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे शरीर में बोन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से, है ना? और बोन जब कमजोर होता है ना, या बोन जब सिकुड़ने लगता है तो किसमें है? रिकेट्स की वजह से होता है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगा? विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की वजह से होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? स्कर्वी क्या है? स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना? ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए विटामिन का आप एक टेबल बनाइए। ठीक है, विटामिन का आप एक टेबल बनाइए। विटामिन ए, बी, सी, डी और के। ठीक है, ऐसे आप टेबल बना लीजिए। विटामिन ए के बारे में आपको पता है, ये क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है। क्या है ये? नाइट ब्लाइंडनेस है ना? इसकी कमी अगर होती है, डिफिशियंसी मतलब कि कमी अगर पूछा जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस आपको बोलना है। ठीक है यहाँ तक? विटामिन बी की जब बात आती है तो विटामिन बी में 2-3 बातें हैं, है ना? विटामिन बी अगर मान लीजिए कि 12 अगर डायरेक्ट है ना, या विटामिन बी भी अगर डायरेक्ट है तो आपको वहाँ पे सिंपल सी बात है एनीमिया को बताना है ना? एनीमिया। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे उसी क्वेश्चन के अंदर में विटामिन B1, विटामिन B3 इस तरह से अगर चीज़ें रहेगी तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। विटामिन B1 अगर रहेगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? बेरी बेरी। क्या कहेंगे? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन B3 अगर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैलेग्रा। क्या कहेंगे? पैलेग्रा। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना? विटामिन B1 हुआ तो बेरी बेरी, विटामिन B2 की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई तो पैलेग्रा हो गया, विटामिन B12 की कमी हो गई तो एनीमिया हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना? इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बेरी बेरी है उसका काम क्या है। जैसे ही बेरी बेरी होगा इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उसके नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम काम करना कम कर देता है। नर्वस सिस्टम काम करना कम कर देता है मतलब डायरेक्ट उसी के ऊपर अटैक होता है। पैलेग्रा की जब बात आती है तो पैलेग्रा क्या है? स्किन रैशेस, है ना? स्किन रैशेस, धब्बे निकल जाना शरीर के ऊपर में, है ना? चकत्ता आ जाना जो रेड रेड होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? पैलेग्रा की वजह से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आपको? नहीं। सी में आपको पता है स्कर्वी है ना? डी ऑलमोस्ट सबको पता है और अभी ये क्वेश्चंस भी डी के बेसिस पे ही है ना? तो ये क्या है? रिकेट्स है। ठीक है, और विटामिन के की अगर कमी होगी तो हम ये कहते हैं कि विटामिन के क्या है? हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। कौन है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो कभी अगर अचानक हमारा एक्सीडेंट होता है या अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी है और किसी वजह से हल्का सा भी अगर इंजरी होता है तो उसमें ब्लड जो है एक्सेस लॉस करेगा क्योंकि वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, है ना? एक्सेस लॉस करेगा, इस कंडीशन में डेथ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए समझ में आ गया। विटामिन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने आपको करके दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? मतलब किस अंग से इंसुलिन निकलता है? ठीक है, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा अग्नाशय से, है ना? इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। ये आपको इस सब का नाम जो है इंग्लिश में भी
याद रखने की ज़रूरत है ना। ये क्या है? लीवर है। ये क्या है? किडनी है। ठीक, और ये क्या है? हार्ट है, जो आपको पता भी है। देखिए लीवर का हमने क्या कहा आपको? ग्लाइकोजन को स्टोर किया। क्या करता है ये? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तब यही ग्लाइकोजन ये हमें देता है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ है, यहाँ से बाइल जूस भी ये सिक्रेट करता है ना। और बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट को इमल्सिफाइड करना है ना। फैट इमल्सिफिकेशन में काम आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फैट इमल्सिफिकेशन मतलब फैट को तोड़ने में काम आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? किडनी में आपको पता है ये क्या है? फिल्ट्रेशन करेगा। ये क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करेगा, है ना। फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, समझे कि नहीं? नहीं, समझना चाहिए। ठीक है, हार्ट में आपको पता है ये क्या है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये क्या है? हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, खैर मिस्टेक्स को नहीं देखिए, भावनाओं को पकड़िए। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है रक्त में जमावट किसके कारण होता है? बउआ ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा ये झंझटिया है। जमावट की बात कर रहा है आरबीसी के अंदर में, सॉरी रक्त के अंदर में, है ना। जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट किसकी वजह से होता है? जमावट किसकी वजह से होगा, है ना। तो एक तो उन्होंने देखा विटामिन के बारे में, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? रक्त में जमावट, है ना। तो देखिए एक आपके पास आंसर है प्लेटलेट्स, सीधा सीधा आंसर है प्लेटलेट्स, जिसकी कमी से रक्त में जमावट होता है। लेकिन सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं कहेंगे, इसमें बहुत डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन के अंदर में, आखिर प्लेटलेट्स ही है या कोई और भी है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्लेटलेट्स तो है ही, प्लेटलेट्स तो है ही, साथ ही साथ एक प्रोटीन भी है। क्या है? एक प्रोटीन भी है ना। और इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन को हम लोग हिपेरिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेरिन प्रोटीन। समझ में आई या नहीं? समझ में आई या नहीं? ठीक है यहाँ तक। तो ब्लड जो जमावट की बात होगी ना, तो वहाँ क्या है? प्लेटलेट्स। अगर ऑप्शन में आपके पास प्रोटीन हिपेरिन वगैरह नहीं है तब तो प्लेटलेट्स आपके लिए सही है ना। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन आपके पास में हिपेरिन आ जाए, तो इससे बेटर और इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है यहाँ तक। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में पानी का परिवहन, है ना, जल का परिवहन किसका? पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, नर्सरी के बच्चा सब बनाता रहता है, एलकेजी के बच्चा सब छूता भी नहीं। देखिए फ्लोइम, है ना, फ्लोइम से क्या होता है? फूड का होता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ होता है? आपको पता है फूड प्रिपेयर कहाँ होता है? लीव्स में होता है ना। तो लीव्स से लेकर के रूट की तरफ आएगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जाइलम, जाइलम में है कि ये क्या है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये है या नहीं? है या नहीं? है ना। वाटर और मिनरल्स का कहाँ से कहाँ तक डायरेक्शन पूछता है एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है डायरेक्शन ही पूछ लेता है ना। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक? रूट से कहाँ तक? लीव्स तक। बुझ ले कि नहीं? बुझ लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। जाइलम ही है जो पानी का परिवहन करता है पौधों के अंदर में। स्टमटा के बारे में आपको पता है, ये क्या होता है? एक टाइनी पोर्स होता है ना। क्या होता है? टाइनी पोर्स होता है, बहुत सारे लीव्स के ऊपर में प्रेजेंट होता है, जो हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ, नीचे ऊपर दोनों, है ना, सरफेस ऑफ लीफ। ठीक, इसका काम क्या होता है? ये स्टमटा जो है वो गैसवस एक्सचेंज करता है ना। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बउआ याद रख लीजिए, एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। और हमने पहले कहा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आना ही है।
क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अगर है तो 4 क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, तो आना ही आना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए इसको छोड़िए नहीं, दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो लोग डीएलएड वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं। नहीं तो बस पढ़ते रहिए, तो पढ़ते रहिए, लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम आपको पूरा रिवाइज किया जा रहा है ना। तो क्या करता है ये स्टोमेटा का क्या काम है, गैस को एक्सचेंज करता है ना। इसके साथ ही क्या है, ट्रांसपेरेशन भी करता है, इसके साथ ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, ट्रांसपेरेशन, क्या काम करता है, ट्रांसपायरेशन, है ना। अब देखिए ट्रांसपेरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, क्या है, लॉस ऑफ वाटर, क्या है, लॉस ऑफ वाटर। बुझे कि नहीं, नहीं बुझे तो बस एग्जाम देने ही नहीं जाइएगा, ठीक है। पानी को लॉस करता है, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो पानी वहाँ से लॉस होता है, ठीक है। पत्तियों के बारे में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये ग्रीन लीव्स अगर होगा तो क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर में स्टोमेटा होता ही होता है, जिसकी वजह से क्या है आपका जो है ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है ना। देखिए मनुष्य की जो सामान्य हृदय गति है ना, नॉर्मल हार्ट बीट रेट जो है ना, नॉर्मल हार्ट बीट रेट जो है वो क्या है मनुष्य के अंदर में। देखिए नॉर्मल जब पूछा जाए तो 72 आपको कर देना है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। लेकिन अगर एथलीट के कंडीशन में पूछता है, जो धावक है उसके कंडीशन में पूछता है, या अगर कभी आप दौड़ के आते हैं उस कंडीशन में पूछ लेता है, तो सारे कंडीशन में चेंज हो जाता है। आप खुद समझिए कि अगर आप सीढ़ी भी चढ़ के आप कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप जो है हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है, तो आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली क्वेश्चंस में नॉर्मल ही पूछा जाएगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा 72, ध्यान रखिए। नहीं रखिएगा तो एग्जाम हॉल में नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, डेंगू बुखार किसके काटने से होता है, डेंगू बुखार किसके काटने से होता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए डेंगू बुखार की बात कर रहा है ना। देखिए एनाफिल्स मस्कीटो जो अगर काटेगी तो इससे क्या होगा, एनाफिल्स के काटने से क्या होता है, एनाफिल्स के काटने से मलेरिया होगा, क्या होगा, मलेरिया होगा, है ना। फीमेल एनाफिल्स मस्कीटो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपको मलेरिया हो जा रहा है। एडीज मच्छर के काटने से आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। मादा मक्खी नाम में कोई ऑप्शन कभी एग्जाम वगैरह में होता ही नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप, ये सब देख कर घबराइएगा नहीं, ठीक ना। एनाफिल्स काटेगी तो मलेरिया हो जाएगा, एडिस काटेगी तो आपको डेंगू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। यहाँ भी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है ना। क्या है, मानव शरीर में, क्या है, क्वेश्चन के शुरुआत में क्या लिखेगा आप, मानव शरीर में, है ना। और अब आगे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बउआ सबसे बड़ी हड्डी, देखिए आपके बॉडी में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है आपका फीमर हड्डी। अब ये क्या है, देखिए फीमर हड्डी कहाँ है, तो आपके जांग वाली जो हड्डी है उसी को हम लोग फीमर हड्डी कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है ना। कौन सी हड्डी, जांग की हड्डी। कौन सी हड्डी बुआड़ी, जांग की हड्डी। बुझे कि नहीं, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इतने मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो जरूर शेयर करो। सब्सक्राइब कोई नहीं करते हो जी, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है ना। श्वसन क्रिया मुख्य रूप से, देखिए श्वसन की जब बात होगी, क्या है, श्वसन की जब बात होगी तो श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, क्या है, रेस्पिरेशन है, समझे, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन आपको पता है किसकी वजह से होगा, किस अंग में होगा, तो लंग्स, ठीक है, लंग्स में, तो फेफड़ा में। थोड़ा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। लंग्स में क्या है, तो जैसे ही हम क्या है इनहेल करते हैं, हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल करेंगे तो लंग्स जो है वो क्या है, ये हमारे एयर से क्या करती है, ऑक्सीजन को लेगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसी की फिलहाल बात करेंगे, ऑक्सीजन लेगी। और ये लंग्स जो है किसको भेज देती है, हमारे एल्वियोली को, किसको भेजेगी, एल्वियोली को, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें तो ऐसे देख लो,
ये इसका हम एक फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे इस बीच में बहुत सारे ब्रांचेज वगैरह हैं, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो बलून लाइक आपको दिख रहा है, यही क्या है, आपका एल्वियोली है। क्या है ये? एल्वियोली, ठीक है। और यही एल्वियोली है जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? कौन से गैसेस हुआ? तो एक्सचेंज कौन से गैसेस होगा? O2 और CO2, है ना। क्योंकि जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के दौरान हमारा जो लंग्स है वो एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, क्योंकि हवा एंटर किया, इनहेल करेगा। तो मैकेनिज्म सब समझ लो। जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा चेस्ट क्या है, एक्सपेंड करेगा, है ना। और वो कहाँ तक जाएगा? एल्वियोली तक जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा, अभी जैसे क्वेश्चन पूछा है ना कि श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग जो है शामिल है, तो उसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर जो श्वसन करते हैं तो उसमें हमारा गैसोस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ है? एल्वियोली के अंदर में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एल्वियोली के पास में, ठीक ना। एल्वियोली क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होता है एक लंग्स के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, बताइए। देखिए, रक्त का तरल भाग सिंपल प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। ये सेपरेट भी आता है ब्लड से जब हम लोग लैब वगैरह में जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए, आरबीसी के बारे में पता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है। ये सब अपना आप याद रख लीजिएगा, है ना। नहीं याद रखिएगा तो जाइएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स, है ना जी। इसका लाइफ स्पेन कितना है? लाइफ स्पेन कितना है बउआ? लाइफ स्पेन इसका कितना है? सॉरी ये नहीं, लाइफ स्पेन कितना है? 120 डेज। क्या होता है? 120 डेज। कितना है? 120 डेज, ठीक है। बाद में 120 दिन के बाद यही चीज कहाँ जाएगा? स्प्लीन में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्प्लीन, जिसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं जी? प्लीहा, या इसी को हम लोग तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे यहाँ नहीं हो रहा जी, नीचे लिख देते हैं, ठीक ना। तिल्ली, क्या है? तिल्ली, ठीक है। स्प्लीन है, यहाँ स्प्लिट हो गया, नहीं स्प्लीन, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं। क्या है? स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन में जाएगा और स्प्लीन में जाने के बाद फिर यहाँ क्या करता है? यहाँ पे ये डेड हो जाता है और ये उसे फिल्टर कर देता है। इसीलिए स्प्लीन को, प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, समझें। स्प्लीन को ही हम लोग दो चीजें कहा जाता है, स्प्लीन को दो बातें कही जाती है। क्या क्या चीज? एक तो हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं इसको, एक क्या कहते हैं हम लोग? एक इसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, एक हम लोग इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। क्या कहते हैं इसको? ब्लड बैंक, ठीक है बुआ। क्योंकि टेम्पररी जो ब्लड वगैरह है वो यही स्टोर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या कह रहे हैं इसको? दूसरा हम लोग क्या कह रहे हैं इसको? इसको हम लोग रक्त का कब्रिस्तान, ये नो नहीं है, रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का कब्रिस्तान, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पे आएगा 120 दिन में मर जाएगा, है ना। 120 ही दिन उसका लाइफ स्पेन है। ये उसको फिल्टर करके जो है फिर नया जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो स्प्लीन को आपको याद रखना है, इसको दो बातें हैं। क्या चीज़? ब्लड बैंक भी कहा जाता है और रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त का कब्रिस्तान इसलिए कि 120 दिन का लाइफ स्पेन जो है आरबीसी का वहाँ के डेड कर जाएगा, है ना। और फिर उसको फिल्टर करके हटा देगा, बाकी जो न्यू ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, उसको दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है स्प्लीन के बारे में। इसी को हम लोग स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, ठीक है। ठीक है। WBC को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन कितना है? 7 डेज का एवरेज। कितना है लाइफ स्पेन? 7 डेज का है, 7 दिन में दोबारा ये बनता है ना। और इसका काम क्या है बुआरी? इसका काम क्या है? हाँ, क्वेश्चन पूछ लेता है काम क्या है ना। तो हमारे और आपकी बॉडी में क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी, है ना। मतलब ये कह लीजिए आप कि ये हमें और आपको जो बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है,
मतलब ये इम्यूनिटी है। एक्चुअली ये क्या है हमारा आपका इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए देखिए, बार बार कहा जा रहा है, अभी आपको हमने एक बार और कहा था, आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर में 4-4 क्वेश्चन कराया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए आप अपनी खुद तो इस चीज़ों को पढ़िए, हमारे साथ रिवाइज कीजिए, मैं जब बोल रहा हूँ उसको आप रिपीट कीजिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे एक बार में एक वीडियोज़ में आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको मैं इस सीरीज को कंप्लीट करके दूंगा एग्जामिनेशन से पहले। अभी ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके 2-3 लेक्चर आने वाले हैं जिसमें सारे चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाड़ी की धड़कन है ना, नाड़ी की धड़कन, ये नाड़ी वो लेडीज वाली नाड़ी नहीं है ना, ये नाड़ी कौन सी है? आपकी वेन की बात कर रहा है ना। तो नाड़ी की धड़कन किस बात पे डिपेंड करता है, किस अंग पे? वो फेफड़ा किस पे है? सांस लेंगे छोड़ेंगे, हृदय न है जिसके ऊपर नाड़ी। तो ये आपका आंसर गलत है, ये आंसर आपका सही है। दिमाग की तो बातें नहीं कीजिए, अभी भी आप लेक्चर देख रहे होइएगा, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, तो दिमाग तो अपने आप में पगले बना रहता है ना। गुर्दा जो है, जैसे किडनी की बात कर रहे हैं, तो ये हम बता दिए थे आपको कि क्या है, ये फिल्ट्रेशंस का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक यूरिन का ये फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये भाई साहब, सबसे बड़ी जब आपसे पूछा गया था तो आपने क्या कहा था? फ्यूमर की बात की थी। ठीक है, सबसे बड़ी क्या था? ये वो सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है ना, सबसे बड़ी हड्डी कौन थी? फ्यूमर। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या है आपके पास में? आप देख लीजिए, इसमें कुछ है, हाँ, स्टेप्स। ये कहाँ पाया जाता है? आपके ईयर में, है ना। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी, कानों में पाया जाता है। कान की हड्डी जो है वो क्या है? स्टेप्स है, जो कि सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक चलिए समझ लीजिए, बड़ी भी बता दिएगा, छोटी भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन अगर छूट के आया, आप अगर कमेंट में अगर क्वेश्चन छूट गया तो सोच लीजिए। नेक्स्ट, अमीबा में गति किसके द्वारा होता है? देखिए भाई साहब, अमीबा का जो है ना मामला ही अलग है। अमीबा का क्या है मामला? बिल्कुल अलग है। अमीबा की जब हम बात करते हैं, है ना, तो अमीबा के अंदर क्या है? फॉल्स फुट होता है। क्या है? स्यूडोपोडिया। क्या है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया की जब बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या ये? फॉल्स। ठीक है ना, पोडिया हम लोग फिट की बात करते हैं। ठीक है, फॉल्स फिट। तो जब अगर उसके पास पैर है ही नहीं, किस पैर से? फॉल्स फिट। यूनिसेलुलर है, वो अपने शरीर के अंग में से 2 ऐसे पार्ट को निकालता है, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स, और अगर बीच में ये भोजन है तो भोजन को भी खा लेगा, इसी से ये मूवमेंट भी करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? बीच में मान लीजिए यहाँ भोजन है, यहाँ ये भोजन है मारकर, तो हम ये क्या करेंगे? ऐसे ऐसे जाएंगे, इसको पकड़ के अपने अंदर में ले लिए, फिर क्या करेगा? वहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। जिस हिस्सा में फूड रहेगा वहाँ फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ डाइजेशन होगा, सारी चीजें होंगी। और साथ ही साथ यहाँ मूवमेंट करने के लिए भी क्या है? स्यूडोपोडिया का ही हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास हाथ पैर है नहीं, तो जिसको बनाया कभी भी किसी भी साइड से जो है निकल जाता है ना। तो निकला तो क्या? स्यूडोपोडिया। जैसे आपके घर के आसपास में पड़ोसी कहीं से भी झाँक लेते हैं, तो वो क्या है? स्यूडोपोडिया है समाज के लिए। ठीक ना। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला से पैरामीशियम में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? वह क्वेश्चन बड़ा आसान पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है? कौन सी गैस निकलती है पूछ रहा है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, हम जब बात करते हैं किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस। इसी को ना प्रकाश संश्लेषण कह रहे हैं जी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि यहाँ पे जो इसको ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो क्या थी? CO2, H2O, जिसके लिए बहुत नेसेसरी है इसके लिए, क्लोरोफिल। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या था? सनलाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के ये क्या करता है? भोजन बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा? भोजन को बनाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, भोजन को बना लिया। अब क्या करेगा कि भोजन को बनाने के बाद जब वो भोजन डाइजेस्ट वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें कौन सी गैसेस निकलेगी? तो जो वो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? भोजन। तो C6H12O6
और प्लस में O2, है ना, प्लस में O2, प्लस में O2। इसका मतलब क्या है, आपके शरीर जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस जो है वो क्या आपका O2 है। ठीक है, यहाँ तक O2 बोले तो ऑक्सीजन, O2 बोले तो ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, नहीं है। अभी तक में मजा आ रहा है सेशन में? अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर दो मजा आ गया। ठीक है, कमेंट करो मजा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20, श्वसन के समय कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ले भाई साहब, क्वेश्चन एकदम उल्टा पुल्टा कर देता है, कहीं का क्वेश्चन कहीं डाल देता है। ठीक है, कुछ नहीं है। वहां क्या कह रहा था आपसे, अभी जस्ट क्वेश्चन था, वहां क्या कहा जा रहा था कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है ना? तो रिलीज कौन हो रहा है? तो CO2, सॉरी O2, है ना, CO2 तो वो ले रहा है, रिलीज कौन कर रहा है? O2। और यहाँ कह रहा है कि श्वसन के समय कौन से गैस को हम ग्रहण करते हैं, मानव श्वसन के समय कौन से गैस ग्रहण करते हैं? तो यही ना, तो सिंपल आ जाए यहाँ पे, और ऑप्शन आपका हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में 2 खेल हैं। अगर हम ह्यूमन की बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन क्या करता है, इसको रिलीज करता है। क्या करता है ह्यूमन? इसको रिलीज करता है, नहीं करता है जी। और जो प्लांट है वो इसे क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है ना, मतलब प्लांट इसे लेता है, इसका अब्जॉर्प्शन करता है। तो प्लांट इसे लेता है, ह्यूमन इसे रिलीज करता है। यहाँ तो कोई बातें नहीं है आपको। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी हम लोग इंटेक करते हैं, और नाइट्रोजन इसका आंसर नहीं है, यहाँ टिक हो गया, इसका मतलब इसका आंसर नहीं है, ये हम अलग बता रहे हैं आपको। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी हम लोग इंटेक करते हैं, और ये क्या फॉर्मेशन करता है? अमोनिया का फॉर्मेशन करता है हमारे शरीर में, जो बाद में फेकल वेस्ट के फॉर्म में हमारे शरीर में थोड़ा बहुत बाहर भी निकल जाता है। फेकल वेस्ट मतलब टॉयलेट वगैरह की बात हम कर रहे हैं। पढ़िए अच्छे से, साइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि शर्म आना चाहिए, लॉजिकल चीज़ों को भूल जाएंगे, जो एक्चुअल वर्ड है बोलने में शर्म आना है, या समाज में क्या बोला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब थथरलॉजी है। आप अभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और आपको दूर रहना है थथरलॉजी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देख लीजिए, क्वेश्चन को हमने पलट दिया है। तो भैया अभी कुछ देर पहले आपको हमने विटामिन का पूरा फ्लो चार्ट बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आप खुद बताइए कि विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है, ये आप खुद बताइए। ये मैं इसमें कोई टच नहीं करूंगा, ये मैं देखता हूं कि कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है। कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन 21, और आप इसका जो ऑप्शन है जो भी है आपका वो आप लिख लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपका हो उसका नाम यहाँ लिख लीजिए या ऑप्शन लिख लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग मतलब इसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, चलिए जितना व्यूज आएगा उतने कमेंट आने चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, ये छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए 22, पाचन तंत्र में अम्ल कौन सा बनता है ना? अम्ल कौन सा बनता है पाचन तंत्र के अंदर? देखिए, अम्ल की जब बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? एसिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसिड की बात कर रहा है ना। एसिड जो हमारे शरीर के स्टमक में बनता है, किसमें? स्टमक में बनता है। ठीक है, पेट, एक्चुअल पेट जो होता है उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने खाना खाया तो यहाँ पाइप आया, और यहाँ पाइप आया तो ऐसे है हम लोगों का, है ना। ठीक, तो भाई साहब ये जो पेट आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, फिगर थोड़ा अटपटा है तो कोई बात नहीं, भावनाओं को पकड़िए, है ना। तो स्टमक में क्या है? एक एसिड रिलीज होता है, और इस एसिड का नाम क्या है? HCl। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र में अम्ल कौन सा अम्ल बनता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 23, मनुष्य में रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी है ना? रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, बीपी जो मनुष्य के अंदर में जो नॉर्मल होता है वो कितना है? 120/80, 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला पूछेगा क्या है, तो ऊपर वाला पूछेगा सिस्टोलिक। क्या है? सिस्टोलिक। ये क्या है? डायस्टोलिक। ये क्या है?
डायस्टोलिक है। ठीक है, नाम सब पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा सब चीज़ों को, ठीक ना, नर्सरी के बच्चे को भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। हम ऑप्शन को टिक नहीं किए, उसको चल दिए नहीं जी, यही था ना, हाँ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन ए, 120/80। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये जो 120/80 है, तो कभी कभी क्या होता है कि आजकल जो स्मार्ट मीटर वगैरह आ गया है, एनालॉग का अब ज़माना ख़त्म हो गया है, तो इसमें अगर आपको थोड़े बहुत का अगर जो इंक्रीज देखने को मिलता है, कभी ये 125 हो जाएगा और कभी ये जो है वो 85 हो जाएगा, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि घबरा करके और उसको हाइये कर लेंगे, नहीं, काम डाउन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रीडिंग आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये डिजिटल का युग है, ध्यान रखिए। यहाँ पेमेंट गलत चला जाता है तो क्या बीपी गलत नहीं ना पाया सकता है, बिल्कुल ना पाया सकता है। और उस टाइम में तो और डॉक्टर रहता है, टेंशन में रहता है, डॉक्टर को बीमारी ना कह दे, है ना। डॉक्टर के पास अब गए हैं, डॉक्टर चेक कर रहा है, तो टेंशन रहता है डॉक्टर को बीमारी ना कह दे, इसी बीमारी की बस हो गया, टेंशन खत्म, अपने खत्म, टेंशन तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप घबराना नहीं है, नॉर्मल यही है, ठीक ना। चलिए, 24 क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। डीएनए का पूरा नाम, ले भाई साहब, है ना, डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता इससे आसान क्वेश्चन। चलिए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यही पर अगर आरएनए अगर आपके पास होता तो क्या आप लिखते, आरएनए अगर होता तो क्या आप लिखते हैं, बताइए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। आरएनए अगर होगा तो क्या लिखते हैं आप। आरएनए का फुल फॉर्म मैं कमेंट में देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है। आरएनए लिखिएगा और यहाँ पे डैश या बराबर जो भी डालना डाल दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक उसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है, और नहीं तो कोई बातें नहीं है, मैं तो बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है। ले भाई साहब, एकदम आसान क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग, ये भाई साहब, जब आप श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, है ना, तो इसका मुख्य अंग कह रहा है, तो श्वसन हमने आपको पहले ही पढ़ा चुका है हम कि ये लंग्स से रिलेटेड है, और हमने पढ़ा चुका है कि लंग्स में जो कौन है, खासकर एल्वियोली वाला हिस्सा, तो लंग्स का ना यूनिट है, लेकिन मेन अंग कौन सा है, लंग्स, तो हो गया आंसर बी, फेफड़ा। ठीक है, गुर्दा का आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसको क्या कह रहे हैं, किडनी कह रहे हैं। इस भाई साहब का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करने का। हार्ट भाई साहब यूं ही बदनाम है, दिल यूं ही बदनाम है, दिल है कि मानता नहीं, मन करता है और पढ़ाएं, तो चलो शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ लॉजिक काम ही नहीं करेगा आपका, है ना, इसमें रटंती वाला क्वेश्चन है। 206 हड्डी, 206 हड्डी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा ग्रंथि अंग, सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है। इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको पहले से पता है जी, क्या मैं झूठ का मैं वहाँ वेट करता हूँ, क्योंकि मैं इसको सेम क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया हुआ है, जस्ट शुरुआत में जाकर देख सकते हैं रिवर्स करके आप। चलिए, नेक्स्ट है 28, हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है, पता करिए कहाँ से आता है, पता करिए कहाँ से आता है रक्त का शुद्धिकरण। देखिए, फेफड़ा की जब बात आती है तो ये ऑप्शन को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो करना है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फेफड़ा क्या है, आपके लंग्स से रिलेटेड, लंग्स है, और लंग्स में जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। गुर्दा क्या है, किडनी है, जो कि आपका क्या है, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। दिल है कि मानता नहीं, ये आपका सर्कुलेशन से रिलेटेड है। यकृत भाई साहब बचता है, लीवर, क्या है, लीवर, है ना। हमारे शरीर में यहाँ क्वेश्चंस, देखो यहाँ क्वेश्चंस में जो है ना कुछ अटपटा चीजें हैं, हम इसको बता दें थोड़ा अच्छे से। देखो, गुर्दा जो है ये इसका आंसर होगा, पहले आंसर समझ लो, इसका गुर्दा होगा। अब क्यों, उसको समझो पहले बात होगा। गुर्दा क्या करता है, फिल्ट्रेशन करेगा, क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक। और फिल्ट्रेशन किसका करेगा,
ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन क्या करेगा, ब्लड। और जो इस ब्लड का जो वेस्ट होगा, इसी वेस्ट को जब ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, जब ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, तो इसी वेस्ट को ये यूरिन के फॉर्मेशन में ऐड कर देता है, और यही जो है वो हमारा क्या है, वेस्ट बनता है ना, इसको ये बाहर निकाल देता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इस क्वेश्चंस के अंदर में जहां तक बात है, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देख लीजिए आप, तो इसमें गुर्दा आपका ऑप्शन है, मतलब किडनी, जो कि ब्लड को भी फिल्ट्रेशन करता है। अच्छा, साथ ही साथ एक और काम करता है, ये बात तो भूलिए गए थे। देखिए, एक और काम है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड में से जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह को निकाल लेता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, जहरीले पदार्थ को। चलिए, साथ ही साथ अब क्योंकि यहां तक बात आ गई है, थोड़ी और बात बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको क्या कहा था, एक और था जिसको हम लोग कह रहे थे स्प्लीन, ठीक है ना, इसको हम लोग हिंदी में कह रहे थे प्लीहा या तिल्ली, ठीक है। तो यहां भी कह सकते हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण होता है, लेकिन शुद्धिकरण एक्चुअली नहीं होता है ना। यहाँ क्या होता है, ब्लड जो है आपका, मरा हुआ ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो आता है और नया ब्लड यहाँ पे आ जाता है। तो दो चीजें हमने यहाँ पे कहा, आपको क्या कहा, ये एक ब्लड बैंक है, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, एक चीज हमने रक्त का कब्रिस्तान है, रक्त का कब्रिस्तान है। बुझे कि नहीं बुझे, बुझे कि नहीं बुझे। तीसरी चीज है, ये तो क्या पहला टॉपिक, पहला ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन, अब आओ तीसरा। तीसरा है कौन, कौन, सोचो सोचो सोचो, कौन आ सकता है यहाँ, बोन मैरो। कौन है यहाँ पे, बोन मैरो। बउआ, बड़ा खतरनाक चीज है, दोनों काम होगा यहाँ पे, समझिए बातों को। यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या आरबीसी, जो आपको कहना कह लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, समझे कि नहीं समझे बच्चा। तो शुद्धिकरण तो यहाँ भी हो रहा है एकदम, समझे। एक वेब सीरीज चल रही है, शुद्धिकरण होता था, है ना, बाबा का जो है ना, अपने आश्रम, आश्रम ही तो था वेब सीरीज, इसमें शुद्धिकरण हो रहा, तो वही शुद्धिकरण यहाँ हो रहा ब्लड का, मारेंगे ना बेहदवा साहब। चलिए, तो रक्त का शुद्धिकरण क्या है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास गुर्दा होना चाहिए, ठीक है, होगा ही गुर्दा। और अगर ऑप्शन में आपके पास बोन मैरो रहेगा तो फिर आपको वहाँ पे शिफ्ट कर जाना है बोन मैरो के ऊपर में, ठीक है। लेकिन जनरली आपको गुर्दा ही ऑप्शन रहता है, उसको ध्यान देना। क्लियर है यहाँ तक। तीन ऑर्गन है, तीन ऑर्गन का नाम आपको बता दिया गया, और तीनों को रट लेना है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, समझ करके देख लो। मुझे कैसे याद है, कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट 29, मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है, मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है। भैया बड़ा आसान है, उत्तल लेंस, दिमाग नहीं लगाना आपको, जिंदगी तो समतल है नहीं, तो कहाँ से समतल लेंस आएगा। अब कुछ तो जिंदगी में ही नहीं है, आप जब तक सक्सेस नहीं हुई है तब तक कुछ भी नहीं, सक्सेस होने के बाद सब है, सक्सेस से पहले हम आपके हैं कौन। चलिए, क्वेश्चन है तीसरा, क्या करें, लास्ट 30, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लो भाई साहब, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया आपको, बोन मैरो। क्या बताया आपको, बोन मैरो। यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज या ब्लड, ठीक है। तो यहाँ अस्थि मज्जा जो है ना, इसी को हम लोग बोन मैरो कह रहे हैं, ठीक है, बोन मैरो कह रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन बनता है ए, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या कहा आपको यहाँ पे, साथ ही हमने क्या कहा आपको कि यही आरबीसीज जब 120 दिन को पूरा करता है तो ये डेड कर जाता है, और डेड करेगा तो इसको फिल्टर कर देगा। क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा, मरे हुए को वेस्ट बना कर निकाल देगा, और बाकी जो होगा वो नए वाले को फिर से ला के रख देगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टाइलस गिर गया है, चलो ठीक है, यहाँ पे तो दिक्कत है। चलिए, नेक्स्ट भाई साहब है ही नहीं। चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के
किसके, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस कराए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और 30 क्वेश्चंस को आप नहीं देखिए, हर क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस थे कोशिश किया गया सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने का, और देखा जाए तो करीब 120 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस हुआ ऑप्शन वाइज, अगर आप देख लीजिए तो मैं चाहूंगा कि आप इस 30 क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए और रिपीट कीजिए, इससे आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और भी आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊं, बायोलॉजी के भी और क्वेश्चंस पेंडिंग है मेरे पीपीटी में है, केमिस्ट्री से के हैं, बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, फिजिक्स का है, उसके बाद क्या है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और आपके लिए ढेरों सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊं और आपको जिसको बना करके आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई करके किसी कॉलेज में आराम से ज्वाइन कीजिए और टीचर बनने के सपने को पूरा कीजिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।